गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेकर आया हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल में डिफरेंस कैसे बता सकते हैं हम, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉन मेटल और मेटल की प्रॉपर्टीज के बेस पर हम कैसे दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, ये टॉपिक कवर कराया था। आज का टॉपिक हमारा रहेगा यूजेस ऑफ मेटल एंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल। क्या मेटल के यूजेस हैं, क्या नॉन मेटल के यूजेस हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें और कंप्लीट वीडियो को वॉच करें। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। लेट अस स्टार्ट टुडेज क्लास। तो फर्स्ट आज हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ मेटल। तो यूजेस ऑफ मेटल में आपको पता है कॉपर एंड एल्यूमिनियम मेटल। कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल के हम क्या फर्स्ट यूजेस हमारा क्या है, इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज होता है। क्यों होता है? कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक इलेक्ट्रिक वायर। इलेक्ट्रिक वायर बनाने के लिए यूज होता है। क्यों? क्योंकि कॉपर और मेटल डक्टाइल होते हैं, नेचर में काफी ज्यादा डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल प्रॉपर्टी की वजह से हम इसमें काफ़ी ज़्यादा डक्टिलिटी पाई जाती है। इस डक्टाइल प्रॉपर्टी मैंने बताया था आपको, जो भी मेटल हैं बाय नेचर कैसी होती हैं, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होती हैं। और कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत ज़्यादा डक्टाइल होती हैं और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती हैं। इस वजह से हम इनको इलेक्ट्रिकल वायर बनाने में यूज करते हैं। ओके। दूसरा, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम मेटल आर यूज टू मेक हाउस होल्ड यूटेंसिल एंड फैक्ट्री इक्विपमेंट। तो आपने देखा होगा फैक्ट्रीज में जो इक्विपमेंट यूज होते हैं वो आपको ज़्यादा तरीके से किसके बने हुए देखने को मिलेंगे, आयरन, कॉपर और एल्यूमिनियम के देखने को मिलते हैं। ओके। और जितने भी आप घरों में यूटेंसिल देखते हैं, मीन्स बर्तन देखते हैं खाने पीने, खाना बनाने के, तो आप देखेंगे वो या तो एल्यूमिनियम के हैं या फिर कॉपर के हैं या फिर वो आयरन के बने होते हैं। ओके। नेक्स्ट है हमारा, आयरन इज यूज्ड एज कैटालिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया गैस बाय हेबर्स प्रोसेस। मीन्स अमोनिया को जब हम हेबर प्रोसेस की मदद से बनाते हैं, लैब में जब हम अमोनिया को हेबर विधि के द्वारा, हेबर प्रोसेसिंग के द्वारा बनाते हैं, तो वहां पर हम आयरन को किस तरीके से यूज करते हैं, एज ए कैटालिस्ट। कैटालिस्ट की तरीके से हम हेबर प्रोसेस में, अमोनिया बनाने की जो हेबर प्रोसेस है उसमें आयरन को एक कैटालिस्ट के तरीके से यूज करते हैं। कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट हमारा वो सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, या तो उस केमिकल प्रोसेस को स्लो डाउन कर देते हैं या फास्ट कर देते हैं। वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, व्हाट इज कैटालिस्ट? कैटालिस्ट are that substance that are not participate in chemical equation, but chemical reaction में participate नहीं करेंगे, but it fast or slower the rate of chemical reaction। तो chemical reactions की रेट को या तो ये फास्ट कर देंगे या स्लो कर देंगे, ये अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी हमें अपनी केमिकल जो रिएक्शंस होती है उसको फास्ट करने की ज़रूरत होती है। अगर हमारी जो केमिकल रिएक्शंस हो रही है वो बहुत ज़्यादा स्लो डाउन है, जैसे कि कुछ रिएक्शंस हैं जो कई सालों में हो पाती हैं, तो उनको हमें फास्ट करने की ज़रूरत होती है जिससे कि वो जल्दी हो पाए। तो ऐसे केस में हम ऐसे कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे जो उसकी क्या कर दे, केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज कर दे। ऐसे जो केमिकल रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करते हैं उनको हम बोलते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। ओके। तो ये दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव मीन्स किसी चीज को पॉजिटिव में लेना, मीन्स इंक्रीज करना, उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है केमिकल रिएक्शन की। और कुछ केमिकल रिएक्शन इतनी ज्यादा फास्ट होती हैं कि हम उसको ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते हैं कि इस केमिकल रिएक्शन में क्या क्या प्रोडक्ट बने, कैसे कैसे इनमें चेंजेस हुआ। वो चेंजेस हमें देखने के लिए उस प्रोसेस की, उस केमिकल इक्वेशन की जो रेट है, केमिकल रिएक्शन होने की रेट को स्लो डाउन करना होता है। तो उस टाइम पर हम कैसे कैटालिस्ट का यूज करते हैं, नेगेटिव कैटालिस्ट का यूज करते हैं। तो कैटालिस्ट हमारे दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव कैटालिस्ट और एक नेगेटिव। पॉजिटिव हमारी रेट को क्या कर देगा, फास्ट कर देता है, फास्ट केमिकल इक्वेशन, और ये नेगेटिव क्या करेगा, स्लो डाउन।
तो आयरन हमारा हेवर प्रोसेस में किस तरीके से यूज हो रहा है, कैटालिस्ट की तरीके से हम यूज करते हैं जब हम अमोनिया प्रिपेयर करते हैं हेवर प्रोसेस की मदद से इन अ लेबोरेटरी। जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजेशन आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। एक जिंक इज यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। रस्टिंग क्या होता है, जंग लगना। तो जब हम आयरन को नॉर्मली रख देते हैं और जब आयरन हमारा एयर के कांटेक्ट में आ जाता है, एयर प्लस मॉइस्चर दोनों के कांटेक्ट में आ जाता है, जैसा कि इस टाइम पर आप देख रहे हैं रेनी डेज चल रहे हैं, बारिश हो रही है, तो इस टाइम पर रस्टिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि इस टाइम पर हमारा मॉइस्चर भी होता है और साथ में एयर भी प्रेजेंट होती है। एयर और मॉइस्चर प्रेजेंट होने की वजह से क्या होता है, हमारी आयरन पे क्या हो जाती है, रस्टिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है और जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। अब उस आयरन पर जंग ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, उस पर जिंक की कोटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे यूज फॉर गैल्वेनाइजिंग आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग। तो रस्टिंग हमारा रेनी सीजन में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि उस टाइम पर मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में और एयर भी प्रेजेंट होती है, और ये दोनों कंडीशन बेस्ट सुइटेबल होती है रस्टिंग होने के लिए। उस रस्टिंग से हमें अपने आयरन के इक्विपमेंट को या आयरन के किसी भी वस्तु को बचाना होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसकी गैल्वेनाइजिंग करते हैं। गैल्वेनाइजिंग एक प्रोसेस है, किसी एक वस्तु पर किसी दूसरी मेटल की लेयर, किसी एक मेटल पर दूसरी मेटल की एक लेयर परत चढ़ाने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एक मेटल पर दूसरी मेटल की एक पतली सी लेयर चढ़ा देते हैं या लगा देते हैं। ओके, तो उस प्रोसेस को हम गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन में हम किसका यूज करते हैं, जिंक हम यूज करते हैं रस्टिंग से बचाने के लिए आयरन को। तो आयरन को रस्टिंग से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस की मदद से आयरन के किसी भी इक्विपमेंट पर हम क्या कर देते हैं, जिंक की एक कोटिंग कर देते हैं। जिंक की कोटिंग आयरन के मेटल पर करने की जो प्रोसेस है उसी को हम गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो ये जिंक हमारा हो गया। सिल्वर एंड गोल्ड आर यूज टू मेक ज्वेलरीज। तो ये तो सभी लोगों को पता है, जितनी भी ज्वेलरीज आपने देखी होंगी या तो वो सिल्वर की बनी होती है या फिर गोल्ड की बनी होती है। ओके, तो सिल्वर और गोल्ड हमारी मेटल हैं और इनका यूज हम किस लिए करते हैं, ज्वेलरीज बनाने के लिए करते हैं। ओके, नेक्स्ट है सिल्वर एंड गोल्ड फॉइल आर यूज टू डेकोरेट स्वीट्स। आपने जो मिठाइयाँ देखी होंगी उन पर एक पतली सी लेयर चढ़ी होती है, वो या तो आपको सिल्वर कलर की दिखाई देती है या फिर गोल्ड कलर की दिखाई देती है। सिल्वर और गोल्ड कॉइन कलर की जो आपको पतली सी एक लेयर दिखाई देती है उसको बोलते हैं सिल्वर। सिल्वर कलर का है तो उसको सिल्वर फॉइल बोलते हैं, और गोल्ड कलर का है तो उसको गोल्ड फॉइल बोलते हैं। तो इनका यूज हम एज ए डेकोरेशन के लिए यूज कर देते हैं, स्वीट्स को डेकोरेट करते हैं जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगे, देखने में चमकदार लगे, उस वजह से। और एल्यूमिनियम फॉइल हम पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं बच्चों, ज़्यादा तरीके से जो हमारी सिगरेट्स आती हैं, मेडिसिन आती हैं, और ये जितने भी हमारे फूड आइटम्स आते हैं आपने देखा होगा उन पर एक पतली सी लेयर हमारी एल्यूमिनियम फॉइल की लगी होती है और ये पैकेजिंग करने के लिए यूज होते हैं। ओके, तो अच्छा लगता है देखने में और काफ़ी डेकोरेटिव लगता है। तो एल्यूमिनियम फॉइल का यूज यही है कि हम मेडिसिन, सिगरेट और फूड मटेरियल्स जितने भी हैं उनको डेकोरेट कर सकते हैं और उनकी पैकेजिंग कर सकते हैं। ओके, और मरकरी एक ऐसा लिक्विड मेटल है जिसका यूज हम थर्मामीटर में करते हैं। थर्मामीटर में आपको पता है एक लिक्विड फिल रहता है और जो कौन सी मेटल होती है वो लिक्विड फॉर्म में हमारी क्या है, मरकरी होती है। तो मरकरी वो मेटल है जिसको हम थर्मामीटर बनाने में यूज करते हैं और थर्मामीटर में ये फिल रहती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ नॉन मेटल। अब आप मेटल की यूजेस समझ चुके हो, अब नॉन मेटल की यूजेस आपको समझने हैं। तो सबसे पहला यूजेस है लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज
रॉकेट फ्यूल मीन्स रॉकेट में जो फ्यूल यूज किया जाता है उसमें हाइड्रोजन, लिक्विड हाइड्रोजन को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। ओके, मीन्स जो रॉकेट देखे होंगे आपने, उस रॉकेट में लिक्विड हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर यूज करते हैं, जैसे हम नॉर्मल पेट्रोल को यूज करते हैं टू व्हीलर में। ओके, कार्बन इज यूज फॉर मेकिंग द इलेक्ट्रोड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सेल इन ड्राई सेल। तो आपने ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलाइट सेल देखे होंगे, उनमें जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो किसके बने होते हैं? कार्बन के। और कार्बन में भी आपको कार्बन की दो फॉर्म पता है, एक ग्रेफाइट और एक डायमंड। तो ये कार्बन के कौन से फॉर्म से बने होते हैं? तो ग्रेफाइट फॉर्म से। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लीजिए ग्रेफाइट। जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कार्बन के ग्रेफाइट जो फॉर्म है उसकी मदद से हम क्या बनाते हैं? इलेक्ट्रोड्स बनाते हैं। और ये इलेक्ट्रोड ही हमारा क्या करते हैं? रिएक्शंस करते हैं। और ये क्या बनाने में काम आते हैं? इलेक्ट्रोलाइट सेल और ड्राई सेल के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनके काम आते हैं। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन TNT। TNT क्या है? हमारा ट्राई नाइट्रो टॉलुएंस। ट्राई नाइट्रो टॉलुएंस हमारा एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है। और एक नाइट्रोग्लिसरीन, ये भी हमारा एक नाइट्रोजन का कंपाउंड है, जो किस तरीके से यूज होता है? एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव मीन्स धमाके वाले वस्तुओं के रूप में। ओके, जो हमारे जैसे पटाखे वगैरह आते हैं, उस तरीके का बड़ा कोई एक्सप्लोसिव बनाना हो तो उसके लिए हम TNT और नाइट्रोग्लिसरीन का यूज करते हैं। ये काफ़ी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज होता है। ओके, सल्फर। सल्फर इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग H2SO4 एसिड। H2SO4 एसिड बनाने के काम में हमारा सल्फर भी एक हमारा नॉन मेटल है, और जो किसको बनाने में यूज होता है? H2SO4 एसिड बनाने के काम आता है। H2SO4 एसिड का क्या नाम होता है? सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो हमारा सल्फर है वो किसको बनाने के काम आएगा? सल्फ्यूरिक एसिड बनाने के काम आएगा। लैब में हम सल्फर की मदद से सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हैं। सल्फर इज यूज्ड इन मेकिंग गन पाउडर। जो गन पाउडर आता है ये भी हमारा एक्सप्लोसिव पर्पस के लिए यूज होगा और डिस्ट्रक्टिव पर्पस ही है एक तरीके से। तो सल्फर को हम गन पाउडर बनाने में भी यूज कर सकते हैं। गन पाउडर हमारा सल्फर की मदद से ही बनता है। और नाइट्रोजन को आपने देखा होगा, नाइट्रोजन जितनी भी चिप्स के पैकेट आते हैं या खाने पीने की जो पैकेट्स आते हैं, जो काफ़ी समय तक उनमें खाने का आइटम रखा रहता है और वो ख़राब नहीं होता है, वो एक रीज़न की वजह से ख़राब नहीं होता है, क्योंकि जो पैकेट्स आते हैं उन पैकेट्स में एक गैस फिल रहती है। उस गैस का नाम क्या होता है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारी एक इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस होने की वजह से वो उस जो पैकेट होते हैं, उन पैकेट के अंदर जो खाने की आइटम्स हैं, उन खाने के आइटम से रिएक्ट नहीं करती है ड्यू टू इनर्टनेस, और उसको सेफ बनाए रखती है, उसको ख़राब नहीं होने देती है। तो ये इसका एक नाइट्रोजन का बहुत ज़्यादा यूज है। ड्यू टू इनर्टनेस नाइट्रोजन इज यूज टू प्रिजर्व फूड मटेरियल। जितने भी हमारे फूड मटेरियल हैं उनको हमें प्रिजर्व करना है, तो उसके लिए हम कौन सी गैस फिल कर देते हैं उन पैकेट्स में? नाइट्रोजन गैस। जैसे आपने चिप्स के पैकेट देखे होंगे, नमकीन के पैकेट देखे होंगे, इन सभी में जो गैस आपने देखा होगा काफ़ी फूले हुए रहते हैं इनके पैकेट्स। वो किस वजह से? क्योंकि उसमें एक गैस फिल रहती है, और वो गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस बनने का रीज़न ये है कि क्योंकि नाइट्रोजन गैस हमारी इनर्ट होती है, नेचर वाइज इनर्ट होती है, वो रिएक्ट नहीं करती है खाने के आइटम से, और खाने के आइटम्स को बचा भी लेती है। दोनों काम हो जाता है, ना तो वो खाने के आइटम से रिएक्ट करती है और खाने के आइटम्स को प्रिजर्व भी बनाए रखती है। एयर के कांटेक्ट में नहीं आने देती है, उसका ऑक्सीडेशन नहीं होने देती है, उसके ऑक्सीडेशन को रोकने का काम करती है। ये मैं आपको फर्स्ट चैप्टर की कुछ वीडियोस कराई थी, उन वीडियोस में मैंने आपको समझाया डिटेल में। ओके, तो ये इनर्टनेस की वजह से नाइट्रोजन का प्रिजर्व फूड मटेरियल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज है। और एक मेटल हमारी नॉन मेटल क्या है? हाइड्रोजन। इसका बहुत ज़्यादा यूज हमारा किस में होता है? हाइड्रोजिनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल टू वेजिटेबल घी।
वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने की एक प्रोसेस है, उसका हाइड्रोजिनेशन कहते हैं। उस हाइड्रोजिनेशन में हम किसका यूज करते हैं? हाइड्रोजन का यूज करते हैं। ओके, एक बार और रिपीट कर रहा हूं, वेजिटेबल ऑयल से हमें क्या बनाना है? वेजिटेबल घी बनाना है। वेजिटेबल ऑयल से वेजिटेबल घी बनाने के लिए हमें उसका वेजिटेबल ऑयल का क्या करना होता है? हाइड्रोजिनेशन करना होता है। हाइड्रोजिनेशन में हम कौन सा नॉन मेटल यूज करते हैं? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारा वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन में यूज होता है, और हाइड्रोजिनेशन वेजिटेबल ऑयल के हाइड्रोजिनेशन से क्या बनता है? हमारा वेजिटेबल घी बनता है। ओके, तो ये हमारे नॉन मेटल के कुछ इंपॉर्टेंट यूज थे जो काफी बोर्ड में इनमें से एक एक दो दो नंबर के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। या तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है व्हाट इज द यूजेस ऑफ नॉन मेटल, या इनमें से किसी, जैसे इस पॉइंट को उठाकर एक क्वेश्चन बना देगा, या फिर गन पाउडर से रिलेटेड TNT से, इससे आपका बन सकता है, इलेक्ट्रोड से बन सकता है, और लिक्विड हाइड्रोजन हमारा किस, वो कौन सा नॉन मेटल है जो हमारा रॉकेट फ्यूल के तौर पर यूज होता है, तो आप लिखेंगे लिक्विड हाइड्रोजन। इस तरीके से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस एक एक नंबर के पूछ लिए जाते हैं, या कभी 2 नंबर का यूजेस ऑफ नॉन मेटल और यूजेस ऑफ मेटल इस तरीके से पूछ लिए जाते हैं। ओके, अब हमारे कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब हमारे ये 2-3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो अभी तक आप पढ़ चुके हो, उसके बिहाफ पर हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स वुड यील्ड अ बेसिक ऑक्साइड। मीन्स इनमें से आपको 4 एलिमेंट दे रखे हैं, सल्फर, फॉस्फोरस एंड कैल्शियम एंड सिलिकॉन। ये 4 एलिमेंट हैं। अब इन 4 एलिमेंट में आपको कौन बेसिक ऑक्साइड देगा? तो बेसिक ऑक्साइड कौन देता है? मेटल की रिएक्शन, जब हम ऑक्सीजन, किसी भी मेटल की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनाते हैं? वो बेसिक ऑक्साइड देते हैं। जैसे मैंने आपको Na की रिएक्शन हम O2 से कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा? Na2O, सोडियम ऑक्साइड, जो बाई नेचर क्या होता है हमारा? बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड। ओके, और जितनी भी नॉन मेटल होती हैं वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर कौन सा ऑक्साइड बनाती हैं? कौन सा? एसिडिक ऑक्साइड। तो यहां पर आपसे पूछ के रहा है इनमें से कौन बनाएगा बेसिक ऑक्साइड। तो सबसे पहले आपको बेसिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं ये पता होना चाहिए। तो जितनी भी मेटल्स हैं वो हमारे ऑक्सीजन से रिएक्ट करने पर कौन सा ऑक्साइड देंगी? बेसिक ऑक्साइड देती हैं। तो मेटल, हमारी जितनी भी मेटल हैं वो क्या देंगे आपको? मेटल्स। बेस की रिएक्शन जब हम ऑक्सीजन से कराते हैं तो ये हमारा बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं। ओके, बेसिक ऑक्साइड हमारी जितनी भी मेटल हैं वो देती हैं। तो आपको इसमें से बस एक काम करना है, मेटल्स को फाइंड करना है। सल्फर हमारा क्या है? एक नॉन मेटल, तो ये हमारा कैंसिल आउट। फॉस्फोरस हमारा क्या है? एक नॉन मेटल, तो ये भी हमारा कैंसिल आउट। ये एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा, ये भी एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। सिलिकॉन क्या है हमारा? एक नॉन मेटल, तो ये भी हमारा कैसा ऑक्साइड बनाएगा? एसिडिक ऑक्साइड बनाएगा। अब हमारा क्या बचता है? कैल्शियम। कैल्शियम हमारा एक मेटल है। कैल्शियम हमारा क्या है? एक मेटल है, और मेटल होने की वजह से ये क्या देगा आपको? बेसिक ऑक्साइड देगा। बेसिक ऑक्साइड देगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है आपका? यहाँ पर आंसर हो जाएगा कैल्शियम। तो आंसर हो गया यहाँ पर, because we know all metal give basic oxides, so calcium a metal in it, so it give बेसिक ऑक्साइड। ओके, तो ये हो जाएगा आपका। अब विच ऑफ द फॉलोइंग विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड टू फॉर्म सॉल्ट। इसमें कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग, यहां पर मैं ऑप्शन लिखना भूल गया हूं तो ऑप्शन में लिख देता हूं यहां पे। सल्फर, फॉस्फोरस, Na
और सिलिकॉन। ये 4 आपको ऑप्शन गिवन हैं। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा वो एलिमेंट है इनमें से जो क्या करेगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा जब उसकी रिएक्शन हम किसी एसिड से कराएंगे और सॉल्ट बनाएगा। तो आपको पता है नॉन मेटल, जितनी भी नॉन मेटल हैं वो एसिड से रिएक्शन नहीं करती हैं और हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि वो एक्सेप्टर होती हैं। ये मैं कल के लेक्चर में आपको बताया था। अब मेटल की जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई थी, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो मैंने बताया था जितनी भी मेटल्स हैं वो किसी डाइल्यूट एसिड से रिएक्ट करती हैं तो वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करती हैं। तो आपको बस यहाँ पर क्या पता करना है, कौन मेटल है इसमें। तो मेटल हमारा केवल Na है, ये हमारा नॉन मेटल, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, क्योंकि नॉन मेटल की रिएक्शन आपकी एसिड से होगी नहीं और हाइड्रोजन को वो डिस्प्लेस नहीं करेगा। तो Na एक अकेला एलिमेंट है, यहाँ पर Na आपका आंसर हो जाता है जो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, क्योंकि यही एक मेटल है और मेटल ही हमारा एसिड से रिएक्ट कर सकती हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, प्राइटोस टुक सल्फर पाउडर, एक सल्फर पाउडर लेते हैं ऑन ए स्पेक्टुला, और स्पेक्टुला में हम सल्फर पाउडर ले रहे हैं, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसको हीट कर रहे हैं और उसमें जो गैस बन रही है, ही कलेक्ट द गैस इवॉल्व बाय इन्वर्टिंग ए टेस्ट ट्यूब। तो टेस्ट ट्यूब में जो गैस बन रही है हम क्या करेंगे, उसको बर्निंग सल्फर, जब हम सल्फर को बर्न कर रहे हैं जो गैस बन रही है उसको हम इन्वर्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब कर उसको कलेक्ट कर ले रहे हैं। तो हमें देखना है क्या होगा, व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ दिस गैस ऑन। तो जो गैस बन रही है उस गैस का जब हम ड्राई लिटमस पेपर पर गिराएंगे उसको तो क्या होगा, और जब हम उसको मॉइस्ट लिटमस पेपर पर गिराएंगे तो क्या होगा, और क्या उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी जो ये रिएक्शन हो रही है। ओके, तो ये पार्ट है, एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। सल्फर पाउडर को जला रहे हैं और टेस्ट ट्यूब, इनवर्ट टेस्ट ट्यूब कर हम उसको क्या कर ले रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या करना है, जो हमने कलेक्ट की है गैस उसको ड्राई लिटमस पेपर पर गिराना है और दूसरी बार हमें उसी गैस को मॉइस्ट लिटमस पेपर पर गिराना है और चेक करना है क्या ऑब्जर्वेशन आपको दिखाई दे रहा है। दूसरा, उसकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको लिखनी है। तो आप देखेंगे, आपको पता है जो मैंने एक्टिविटी बताई थी पिछली क्लास में, वीडियोस में मैंने आपको बताया था, जब हम सल्फर को एक स्टैंड में लेकर गर्म कर रहे थे, ओके, कंबूशन स्पून की मदद से, तो उसमें हमारा क्या बनता था, जब सल्फर की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते थे तो SO2 बनती थी, सल्फर डाइऑक्साइड, ये बनता था। और ये हमारा कैसा होता था, एसिडिक नेचर का होता था, एसिडिक ऑक्साइड होता था ये बाय नेचर। तो सबसे पहले जब हम इसको ड्राई लिटमस पेपर पर गिराएंगे तो आप देखेंगे कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा ये एसिडिक ऑक्साइड बन रहा है, जब हम इसकी रिएक्शन किससे करते हैं, वाटर से करेंगे, तो हमारा H2SO3 सल्फरस एसिड बनता है, सल्फरस एसिड आपको फॉर्म होते हुए दिखाई देगा। लेकिन कब, जब ये H2O वाटर से संपर्क करेगा। ड्राई लिटमस पेपर में वाटर प्रेजेंट होगा नहीं, इसलिए ये रिएक्शन नो रिएक्शन, आपको कोई भी रिएक्शन यहाँ पर हैपन होते हुए नहीं दिखाई देगी। जब आप इसको मॉइस्ट लिटमस पेपर पर गिराओगे तो मॉइस्ट मीन्स क्या है, वाटर प्रेजेंट है, इसमें वाटर प्रेजेंट होगा, वाटर प्रेजेंट, और वाटर प्रेजेंट होने का मतलब क्या है, SO2 की रिएक्शन वाटर से हो रही है और क्या बना रहा है, सल्फरस एसिड बना रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिखाई देगा, सल्फरस एसिड बनता हुआ दिखाई देगा, सल्फरस एसिड फॉर्म, सल्फरस एसिड बनेगा इसमें। तीसरा, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। तो ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। हम क्या ले रहे हैं, सल्फर पाउडर मीन सल्फर ले रहे हैं और रिएक्शन किससे हो रही है, जो एटमॉस्फेयर में एयर प्रेजेंट है मीन्स ऑक्सीजन से हो रही है,
और क्या बन रहा है, SO2 सल्फरस डाइऑक्साइड बन रहा है, जो एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक ऑक्साइड होता है। ओके, तो एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। सल्फर को हम हीट कर रहे हैं और उससे जो गैस बन रही है उसको हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको एक बार ड्राई लिटमस पेपर पर गिरा रहे हैं। ड्राई लिटमस पेपर पर गिराएंगे तो आप देखेंगे उसमें कोई भी रिएक्शन आपको होते हुए दिखाई नहीं देगी, नो रिएक्शन। जब आप ड्राई लिटमस पेपर पर गिराओगे इसको, तो SO2 की जब रिएक्शन हमारी वाटर से होती है तो सल्फरस सॉरी बच्चों, सल्फरस एसिड बनता हुआ आपको दिखाई देगा। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर रिएक्शन टेकिंग प्लेस। जो केमिकल इक्वेशन हो रही है उसके लिए केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, सल्फर की रिएक्शन, सल्फर पाउडर की रिएक्शन हम ऑक्सीजन से हो रही है तो क्या बन रहा है, SO2 सल्फरस सल्फर डाइऑक्साइड बनना है, और ये क्या है हमारा एक एसिडिक ऑक्साइड है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ऑल के लिए, जिससे आपको समय से मेरे सभी लेटेस्ट वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है समय से मिलती रहे और आप समय से मेरी वीडियोस को एंजॉय करते रहें। थैंक यू वेरी मच।